नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज देंगे बड़ी सौगात। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सहायिकाओं को भी बांटेंगे सीएम नियुक्ति पत्र। बता दें कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का वितरण भी किया जाएगा इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि लखनऊ में बड़ी सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ। आज प्रदेश के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, साथ ही सहायिकाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ये कदम महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का भी वितरण किया जाएगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी। सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सेवाओं को और भी प्रभावी बनाना है। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देंगे। सपा की समानता भाईचारा रैली पर तंज। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तीखा हमला। आपको बता दें उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति बांटो और राज करो। उद्योगपति के पलायन का लगाया केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप। आपको बता दें कि पीडीए नारे को बताया फर्जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सपा की जो नीति है वो बांटो और राज करो है। आपको बता दें कि उन्होंने सपा की समानता भाईचारा रैली पर सवाल उठाए। मौर्य ने यह भी कहा कि सपा शासनकाल में उद्योगपतियों का पलायन हुआ, जिससे प्रदेश के विकास को नुकसान पहुंचा। उन्होंने सपा के पीडीए नारे को भी फर्जी करार दिया और कहा कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बोला कि जो समानता भाईचारा रैली है, इसको लेकर कई सारे डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर हमेशा रही है। मौर्य ने यह भी कहा कि सपा शासनकाल में उद्योगपतियों का पलायन हुआ, जिससे प्रदेश के विकास को काफी नुकसान हुआ। डिप्टी सीएम ने सपा के पीडीए नारे को भी फर्जी करार दिया और कहा कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव की समानता भाईचारा रैली को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उनकी समानता भाईचारा रैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ है इस पर जानकारी? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कल जो है दादरी में एक बड़ी रैली की थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की दादरी रैली सद्भावना नहीं बल्कि दुर्भावना रैली साबित हुई है। यह रैली उस अराजक दौर की याद दिलाने का प्रयास थी जब कानून व्यवस्था सवालों को घेरे में थी, अपराधियों का मनोबल ऊंचा था और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता था। तमाम चीजों को लेके सवाल उठाए उन्होंने। सपावादों से अखिलेश यादव की तुष्टिकरण की वही राजनीति फिर सामने आई।
देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश को अराजकता और सुरक्षा के दौर में ढकेला था। यह रैली 2012 और 17 के सपा शासनकाल के उस अंधेरे अध्याय को फिर से जीवित करने की कोशिश थी, जिसे प्रदेश की जनता साफ तौर पर नकार चुकी है। देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से रैली के बाद में तमाम नेताओं के बयान आए हैं। अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया था, उसी को लेके केशव प्रसाद मौर्य ने, देखिए कल जो रैली हुई है उसको लेकर तमाम नेता ने जो है सवाल उठाए हैं। ये साफ देखा गया है कि अखिलेश यादव की रैली के बाद में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक के कहा है कि जनता साफ कह रही है, उसे न गुंडाराज चाहिए, न तुष्टिकरण, उसे चाहिए सुशासन, सुरक्षा और निरंतर विकास। इसलिए जनता का मन भी साफ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका संकल्प के साथ में कार्य किया जाए। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रैली के बाद में जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया था, देखिए नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम तंज कसे थे। उन्होंने एमयू जो साइन हुए, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, तमाम ऐसी परियोजनाओं को गिनाया जो उत्तर प्रदेश के 2012 और 17 के कार्यकाल में उन्होंने किया, वो तमाम चीजें गिनाई। लेकिन उन्होंने ये भी बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं किसानों का जो उन्होंने जमीन ली उसका मुआवजा भी सही नहीं दिया। देखिए, नाम न लेके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे लगातार हमले किए। कल दादरी में जो रैली की, क्योंकि परसों आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर वही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसको भी लेके अखिलेश यादव ने जो है रैली से तमाम चीजें उसमें भी टिप्पणी की। देखिए, माना जा रहा है कि देखिए 2027 का बिगुल समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से फूंक दिया है। दादरी में जिस तरह से रैली हुई, रैली के बाद में वहाँ जो भीड़ देखने को मिली, उसी के बाद में अखिलेश यादव ने जो बयानबाजी की, उसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तमाम बातें कही। जी बिल्कुल राशिद, जैसा कि डेप्यूटी सीएम ने अखिलेश यादव पर जो तीखा हमला बोला है, तो क्या अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? तो देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, क्योंकि ये बयान जो है जो केशव प्रसाद मौर्य का आया, उसके बाद में अभी कोई भी बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है। लेकिन ये आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की गई है, तो तमाम बयान अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आएंगे। देखिए, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, 27 का बिगुल पूरी तरह से फूंक चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने रैली में जो बातें कही थी, यहाँ तक कि नोएडा जाने से डरने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, उसी का भी पलटवार भी उन्होंने किया था। तो बयानबाजी का दौर अब जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2027 का बिगुल पूरी तरह से फूंक चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन किया और उसी के बाद में अगले ही दिन वहीं पे दादरी से अखिलेश यादव ने भी 2027 का आगाज कर दिया। पीडीए को लेकर जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही, तो ये माना जा रहा है कि 2027 का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, उसका आगाज अब हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर केरल के पलक्कड से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर सभी की नजरें हैं। युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसीलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। केरलम से बहुत से लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहा हूं, सभी से संपर्क में हूं। सभी देश भारतीयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ने अपने संकल्प की वजह से एक साधारण परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। दूसरी ओर कांग्रेस पालक्काड में ही आपने देखा है, इनके नेता ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कल ही कांग्रेस को अपने एक और नेता को महिला शोषण के गंभीर आरोप के बाद मजबूरी में पार्टी से निकालना पड़ा है। यही इन पार्टियों की सच्चाई है।
जिससे केरलम की महिलाओं को सावधान रहना है। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है, वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर असम के ढेकियाजुली से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के एसआईआर विरोध पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना आवश्यक है और उन्होंने गौरव गोगोई से पूछा कि वो जनता के सामने स्पष्ट करे कि वो घुसपैठियों के पक्ष में है या खिलाफ। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और असम की जनता से वोट मांग रहे हैं। अभी देश भर में एसआईआर हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी एसआईआर का विरोध कर रही है। एक गोगोई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हो। ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ये गौरव गोगोई उनको बचाना चाहते हैं और असम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, असम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई, सोनितपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनितपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? निकालेंगे। एसआईआर हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी एसआईआर का विरोध कर रही है। एक गोगोई कभी। अब खबर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम बंगाल में लड़ाई लड़ेंगे और नेतृत्व करेंगे। आपके आशीर्वाद से हम बंगाल को जीतेंगे और कल हम दिल्ली को जीतेंगे। जब तक हम दिल्ली को नहीं जीत लेते तब तक लोगों को मन की शांति नहीं मिलेगी। वो चाहे कितना भी हमला करें ना करें, इस बार बंगाल ही जीतेगा। देखिए रिपोर्ट। মানুষ মারা চক্রান্ত, তাই একটা মানুষের ভোগ কাটছে, অত্যাচার করছে, টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, তা সত্ত্বেও মাথার উপর আমরা করিনি। আমরা লড়ে যাব আর আগামী দিন বাংলায় পথ দেখাবে। বাংলা জয় করে আপনাদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়ায় আপনাদের
জয় বীরেন্দ্র বলে, জয় জোহার বলে আপনাদের শুভকামনা নিয়ে বাংলা জয় করে আগামী দিন আমরা দিল্লি জয় করব। বিজেপিকে দেশ থেকে না হাঁটালে মানুষের মনে শান্তি নেই, সবাইকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবে, সবাইকে কোমরে মরি করে দেবে, শৃঙ্খল বন্ধ করে দেবে। মুক্ত হিসেবে বাঁচতে চান, ফ্রি বার্ড, মুক্ত পাখিরা যেমন ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান দিয়ে যখন বলে দোলাও 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 আমার হৃদয়, মনে রাখবেন ধামসা ঢোল মাদল। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर कई सारे गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए और जनता से 2027 में विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। अखिलेश ने कहा कि उनकी रैली की चर्चा इतनी तेज थी कि विपक्ष को मजबूर होकर पहले ही अपनी रैली करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि उस रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें लाया गया था। अखिलेश ने कहा कि कैमरे से सच कभी नहीं छुपता और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं। और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन द्वारा ईरान में संभावित जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी की खबरों से वैश्विक तनाव बढ़ गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन मध्यम पूर्व में तैनात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को और बढ़ाने का फैसला लेते हैं तो ये युद्ध एक खतरनाक चरण में प्रवेश कर सकता है। पेंटागन की इस संभावित रणनीति की ओर अमेरिका के भीतर भी सियासी बहस तेज हो गई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय असर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ईरान में संभावित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है। आशंका है कि ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकते हैं
और क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए और अधिक खतरनाक चरण में ले जा सकते हैं। अमेरिका के इन अभियानों का उद्देश्य ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना और संभावित खतरों को खत्म करना होगा। वहीं इससे वैश्विक संकट भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान देश में भी भारतीय नेताओं ने अमेरिका के इस कदम को लेकर कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को वार्ता करनी चाहिए। देखिए, भारत की पॉलिसी रही है हम दोनों पक्षों से डिस्कैलेट करने की फिर से अपील करता है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। विश्व इकोनॉमी में मंदी का आसार दिखने लगता है और उसके अतिरिक्त निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। तो हमारा आग्रह फिर से होगा अमेरिका और रूस, माफ कीजिएगा, अमेरिका, इजराइल और ईरान से कि वो वार्ता के टेबल पर आए, वार्ता करें, डिस्कैलेट करें। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा। जी, भारत ने हमेशा डिप्लोमेसी की आपसी बातचीत के लिए कहा है और मसाइल जो भी आपसी तनाव के हों आपसी बातचीत से ही हल करना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। भारत ने सभी, वज़ीर आज़म साहब ने, मोदी जी ने सभी देश के जो हुक्मरान हैं, भले वो किंग हैं या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात करी है। मैक्सिमम जो डी-एस्केलेशंस के लिए हो सकता है हमारा फॉरेन मंत्रालय और मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में विपक्षी दलों के नेता ईरान के समर्थन में दिखाई दिए। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह का कुछ करने की फिराक में है तो ईरान भी कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका व्यवहार, उनका तौर तरीका, और जिसमें अगर कोलैटरल डैमेजेस की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड वो चीजें हो रही हैं। अगर वो ईरान में इस तरह की किसी भी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो उनको थोड़ा ईरानी लोग, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति को समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। जितनी आसानी से ये ओपन एंड शट केस बनाना चाह रहे हैं, वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से इस हमले का रिएक्शन ईरान ने दिया है, तो अपेक्षा ऐसी है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और बाहर के ट्रूप्स वहां भेजकर तो ये डिसएडवांटेज पे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस मैडनेस को खत्म होना चाहिए। अभी ईरान की धरती पर उनके सैनिक उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में उनके सोल्जर्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री आ रही है, फुटहोल्ड सोल्जर आ रहे हैं। और चूंकि परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पर वो बड़ा पहाड़ियों का देश है, तो पहाड़ के अंदर तमाम मिसाइल्स और सब चीज़ें स्टोर्ड है, तो उसको B-2 बॉम्बर से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन पहले ही मध्य पूर्व की ओर भेजे जा चुके हैं। ये तैनाती इस संभावना को दर्शाती है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन पेंटागन की सभी योजनाओं को हरी झंडी देगा या ये अभियान केवल सीमित कार्रवाई तक ही रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।